नहमद मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। अभी इस प्रोग्राम जंग आज़ादी में मुसलमानों का योगदान ये टॉपिक मुझे दिया गया है। लोगों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस टॉपिक में बात सिमट जाएगी कि मुसलमानों का जंग आज़ादी में योगदान क्या है। दरअसल आपको किसी से शिकवा होना ही नहीं चाहिए। शिकवा होना ही नहीं चाहिए कि आपकी हिस्ट्री के साथ क्या किया जा रहा है। दुनिया की हर हिस्ट्री के साथ ये हो रहा है। अगर आपको अपनी हिस्ट्री की इतनी इंपॉर्टेंस है तो आपको खुद पढ़ना होगा, आपको अपने बुजुर्गों की हिस्ट्री खुद बचानी। फजर की नमाज के बाद मस्जिद के अहाते में लोगों ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा 14 या 15 साल का खून में सना हुआ खड़ा है। उसके सामने एक शेर था जो 2 शेर मरा हुआ पड़ा था। जब लोगों ने देखा तो वो समझ गए कि इस बच्चे की हाथापाई इस शेर के साथ हुई है और शेर मर गया तो बच्चे उस हुई हाथापाई से डर के यहां खड़ा है। नमाजियों ने यह कहा कि इसके मुंह पे पानी मारा जाए, इसका खून साफ किया जाए, देखा जाए ये कौन है। जब मुंह पर पानी मारा गया तो कहा, अरे ये तो फकरुन निसा का बेटा है। उन नमाजियों में एक नाबीना नमाजी थे, उन्होंने कहा, फकरुन निसा से चलकर पूछो कि उसने बच्चे की परवरिश ऐसे कैसे की है कि इस बच्चे ने इतनी सी कम उम्र में एक शेर को मार दिया। सारी जमात नमाज के बाद घर पहुंची, बाहर से सलाम किया, जवाब आया वालेकुम सलाम। कहा, बच्ची तुमने अपने बेटे को कैसे पाला है कि इसने एक शेर को मार दिया। कहा, हजरत कोई खास मैंने परवरिश तो नहीं की। कहा, नहीं, परवरिश में कुछ तो खास बात होगी कि ये जो बच्चा है इसने इतनी सी उम्र में शेर को मार दिया। औरत सोच में पड़ गई, बहुत देर सोचती रही, फिर कहा, फकरुन निसा ने जवाब दिया, नहीं, मैंने इसकी कोई खास परवरिश नहीं। नाबीना नमाजी ने आगे बढ़कर कहा, बीबी कुछ तो खास बात है इस बच्चे की परवरिश में, बताओ वो क्या है। कहा, मैंने कोई खास परवरिश नहीं की। जब जमाती लौटने लगे तो फकरुन निसा ने पीछे से आवाज दिया, कहा, हमारे पीर मेहराब शाह कलंदर के हुक्म से जब हमें बच्चा नहीं हो रहा था तो टीपू मस्तान औलिया की दरगाह पे हमने इस बच्चे को मांगा था। और एक दिन हमारे ख्वाब में टीपू मस्तान औलिया आए और हमसे ये हुक्म दिया, इतना खिराज अकीदत पेश करना कि जब भी इस बच्चे को दूध पिलाना उससे पहले वजू कर लेना। मैंने अपने बच्चे को जब भी दूध पिलाया है उससे पहले वजू किया है। शायद ये उस वजू की ताकत है। लोगों, जानते हो जिस कहानी को मैंने अभी बताया है, इस कहानी को मुहिउद्दीन हसन हक ने अपनी किताब में लिखा है। बच्चे का नाम था फतेह मोहम्मद अली खान साहब, जिसे आप और मैं टीपू सुल्तान के नाम से जानते हैं। ये हमारे बुजुर्गों की हिस्ट्री है जो किताबों में दम तोड़ रही है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, अगर आप इस हिस्ट्री को नहीं जानेंगे तो दुनिया में कोई और नहीं है। हर कोई आनंद डोंगरे नहीं है, हर कोई नागुलवार साहब नहीं है जो दुनिया की हर हिस्ट्री में इंटरेस्ट ले। आपको अपनी हिस्ट्री में खुद इंटरेस्ट लेना। गूगल पर जब आप कॉनग्रीव रॉकेट ऐसे टाइप करेंगे या मैसूरियन रॉकेट ऐसे टाइप करेंगे तो एक गूगल पेज डिस्प्ले करेगा। इस पेज पर यह लिखा हुआ है कि मैसूरियन रॉकेट ये इंडिया की पहली मिसाइल थी। इन मैसूरियन रॉकेट को लाया किसने? का हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने। इस मैसूरियन रॉकेट के बारे में जो किताब गूगल पे खुलती है उसका नाम है कॉनग्रीव रॉकेट। उसमें सर विलियम कॉनग्रीव लिखते हैं 1799 में टीपू सुल्तान को मारा गया। 1801 में उनसे जब्त की हुई बहुत सारी मिसाइलों को इंग्लैंड भेजा गया। 1801 से 1805 तक मैंने उन मिसाइलों पर रिसर्च की, लेकिन मैं उनके डिजाइन को समझ नहीं पाया। ऐसा नहीं था कि इंग्लैंड में मिसाइलें नहीं थी, लेकिन मैसूरियन रॉकेट 2 किलोमीटर से ज्यादा वार करते थे।
और जब उस मिसाइल को समझने में हम नाकाम रहे तो अंग्रेजों ने यहां से एक किताब भिजवाई जो आज पेरिस के म्यूजियम में रखी हुई है। उस किताब का नाम है फतहुल मुजाहिदीन। लिखने वाले का नाम टीपू सुल्तान है। और क्या आप जानते हैं, उस किताब में उस रॉकेट के पूरे डिजाइन को टीपू सुल्तान ने समझाया है। कहा, विलियम कॉनग्रीव लिखते हैं, आपके गूगल पे खुला हुआ है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, कि उन मैसूरियन रॉकेट्स को कन्वर्ट करके मैंने पहली कॉनग्रीव मिसाइल जो 2 किलोमीटर से ज्यादा वार करती थी उसे मैंने बनाया। ये आपके बुजुर्गों की हिस्ट्री है कि जब टेक्नोलॉजी और साइंस आती तो उनका सर आसमानों में रहता, और जब दीन इलाही की बात आती तो उनका दिल झुका हुआ रहता। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? क्या मशीयत इलाही तुमसे ये नहीं चाहती कि जब दीन की बात आए तो तुम्हारा दिल झुका हुआ हो, जब टेक्नोलॉजी की बात आए तो प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्लास में तुम्हारा नाम लिया जाए? क्या तुम अपनी उस हिस्ट्री को भूल गए कि पहली तोप इंडिया में लाने वाला जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था? पहली पक्की सड़क बनवाने वाला शेर शाह सूरी था। पहला रॉकेट लाने वाला शेर मैसूर टीपू सुल्तान था। और भारत को अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल ये बनाकर देने वाला भी एपीजे अब्दुल कलाम था। क्या ये मशीयत इलाही तुमसे ये नहीं चाहती कि दीन और दुनिया दोनों तुम्हारी हो जाए? अंग्रेजों ने इस फलसफे को समझा कि जिसके पास एजुकेशन है दुनिया उसके कदमों में है। हमारी पहली आयत इकरा है। इकरा का मतलब पढ़ो, उसके बावजूद हमारी आंखें नहीं खुलती। मेरा टॉपिक यह है कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का योगदान। मैं शुरू करता हूं अपने पहले टॉपिक से, और बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर आया हूं, लेकिन मेरे बाद डॉक्टर डोंगरे साहब को भी मैं सुनना चाहता हूं, तो इसको जितना हो सके शॉर्ट में मैं आपको सुनाता हूं। मैं किताबों का नाम लेता जाऊंगा, पेज नंबर लेता जाऊंगा, और मेरे दोस्तों ने मुझ पे पाबंदी लगाई है कि आज यहां से इस्तेमाल जितनी भी किताबें मैं करूंगा एक भी मुस्लिम ऑथर की नहीं होना चाहिए। तो मैंने चुन चुन कर सारी किताबें अंग्रेजों की लिखी हुई लाई है। पहला विद्रोह इंडिया में 1773 में हुआ था। 1773 में पहला विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का नाम फकीर रेबेलियन था। इस विद्रोह का नाम आज भी किताबों में फकीर एंड सन्यासी रेबेलियन के नाम से जाना जाता है। इस फकीर और सन्यासी रेबेलियन का तरीका यह था, इस पर पूरी एक किताब बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। इस किताब का नाम आनंद मठ है, और आईएएस के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि फकीर और सन्यासी रेबेलियन, इस रेबेलियन को किस किताब में सबूत पाए जाते हैं, तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ में पाया जाता है। इसमें सन्यासी, साधु संत और सूफी ये करते कि कंधे से कंधा मिलाकर एक बड़ी भीड़ के साथ अंग्रेजों के गोडाउन तक जाते। उस समय भूखमरी चल रही थी, पर गोडाउनों में अनाज भरा हुआ था। उस गोडाउन के अनाज को तोड़कर गरीब हिंदू और मुसलमानों में बांट देते। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मौजूदा डायरेक्टर हैं, उनका नाम मेरे पास है आनंद भट्टाचार्य। इन्होंने 2013 में एक किताब लिखी है। मैं उस किताब में से एक लाइन पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि बंगाल और बिहार के घने जंगलों का फायदा लेकर सन्यासियों और फकीरों ने इस बगावत को 50 साल तक जारी रखा। आप सोच सकते हैं 1773 से 50 साल इस बगावत को जारी रखा। वो लिखते हैं कि इस बगावत पे पूरी एक किताब अंग्रेज लिख कर गए हैं। मैंने उस किताब को खरीदना चाहा, बड़ी महंगी आई, तो मैंने वो किताब मंगाई। LSS मैली, ये अंग्रेज ऑथर हैं, इन्होंने लिखा है हिस्ट्री ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। पेज नंबर 88, 85 और 86 में पढ़ रहा हूं। इन 1763 मुस्लिम फकीर्स रिवॉल्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ मजनू शाह फकीर। पहली बगावत, उसका पहला लीडर, उसका नाम लिख रहे हैं अंग्रेज, मजनू शाह फकीर। आगे की लाइन में लिखते हैं द सन्यासी लीडर भवानी पाठक वॉज हिज क्लोज एसोसिएट, उसका बहुत गहरा दोस्त था। आफ्टर द डेथ ऑफ मजनू शाह के मर जाने के बाद मूसा शाह, चिराग अली, नूरुल मोहम्मद, इन्होंने इस बगावत को 1803 तक जारी रखा।
यानी ये वो दिन थे जब कंधों से कंधा मिलाकर ह और म, जिसको मिला दो तो हम हो जाता है, यानी हिंदू और मुस्लिम ये कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी, जंग आज़ादी के लिए लड़ते थे। 1857 की मशहूर बगावत है, उसके बारे में हज़रत ने आपको इतना तफसीली बयान बताया, उसमें से मैं सिर्फ एक चीज़ आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 1857 की बगावत, जिसे अंग्रेज़ बगावत कहते हैं, हम उसे 1857 की अजीम लड़ाई कहते हैं। आप जानते हैं ये लड़ाई क्यों हुई थी? गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी कारतूसों में लगाने की वजह से बड़े पैमाने पर पूरे इंडिया में ये लड़ाई लड़ी गई। 1857 की इस बगावत में एक नाम आता है दिलावर जंग अहमदुल्ला शाह मद्रासी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बुक है। दिलावर जंग अहमदुल्ला शाह मद्रासी, इनके बारे में लिखा है कि ये टीपू सुल्तान के दरबारी नवाब मोहम्मद अली के बेटे थे और मेहराब शाह कलंदर पीर के कहने पर अंग्रेज़ों को अपने देश से हटाना चाहते थे। इस सिलसिले में ये दिल्ली गए और दिल्ली के बाद पटना, फैज़ाबाद, कलकत्ता और देश के कोने कोने का दौरा किया। अंग्रेज़ों के खिलाफ माहौल को इतना गर्म किया कि, सुन लीजिए, टॉपिक है जंग आज़ादी में मुसलमानों का योगदान। पहला सबसे बड़ा इनाम अगर किसी की गर्दन पे रखा गया, पहला सबसे बड़ा इनाम अगर किसी के सर पे रखा गया तो वो 50,000 रुपये का इनाम अहमदुल्ला शाह मद्रासी के सर पे रखा गया 1857 में। पहला इनाम 50,000 रुपए का किसी के सर पे रखा गया कि जिंदा और मुर्दा लाने वाले को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। तो उनका नाम अहमदुल्ला शाह मद्रासी है, राजा ऑफ पवई। इन्होंने ये इनाम को पाया जब अहमदुल्ला शाह का सर काट कर इन्होंने अंग्रेज़ों को दिया। तो एक अंग्रेज़ का बयान मेरे पास दर्ज है, मैं इस बयान को आपको सुनाना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, ये उस इंसान का सर पड़ा है जो आज तक का हमारा सबसे ताकतवर दुश्मन था। ये इस इंसान का सर पड़ा है जो आज तक हमारा सबसे ताकतवर दुश्मन था। 1857 के उलमाओं की फहरिस्त बहुत लंबी है, मौलाना उस पर बात कर चुके हैं। मौलाना लियाकत अली खान हो या मौलाना बख्त खान हो या खान बहादुर खान हो या हिकमतुल्लाह खान हो, 1857 की ये फहरिस्त बहुत लंबी है। और जैसा कि मौलाना ने आपको बताया, पहला फतवा जंगे आज़ादी की लड़ाई का जिसने दिया था उसका नाम अल्लामा फजले हक खैराबादी था। अल्लामा फजले हक खैराबादी ने जब ये फतवा दिया और दिल्ली आज़ाद हुआ तो दिल्ली को वापस पाने के लिए अंग्रेज़ों ने बहुत मेहनत की। मेरे पास लेफ्टिनेंट हॉडसन की एक किताब का एक पैराग्राफ मौजूद है। लेफ्टिनेंट हॉडसन ये वो शख्स थे जिन्होंने दिल्ली को दोबारा जीता। मैं लेफ्टिनेंट हॉडसन की किताब से पढ़ रहा हूं। वो लिखते हैं, हमें इंग्लैंड से टेलीग्राम आया था। इंग्लैंड से टेलीग्राम आया था और इस टेलीग्राम में लिखा था, 1857 की बगावत दरअसल मुसलमान उलमाओं की बगावत है। जहां पर भी टोपी और दाढ़ी वालों को देखो, इन्हें बिने मुकदमे के लटका दो। लेफ्टिनेंट हॉडसन अपनी किताब में लिखते हैं कि फिर क्या था, हम बस निकल पड़े दाढ़ी और टोपी वालों को ढूंढते। मैं उनके एग्जैक्ट वर्ड्स को पढ़ना चाहूंगा। वो लिखते हैं, फिर क्या था, हम निकल पड़े दाढ़ी और टोपी वालों को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाते। हम उनसे ये नहीं पूछते कि तुमने क्या किया है, बस हमारी गोलियां उनका सीना और सर तलाशती। कर्नल नील, इन्होंने पटना और इलाहाबाद और कानपुर को दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में लाया था। वो अपनी किताब में लिखते हैं, मुझे इस बात पर फक्र है। कर्नल नील लिख रहे हैं अंग्रेजों के लिए, हमारे लिए नहीं लिख रहे। तो लिखते हैं, मुझे इस बात पर फक्र है कि मैंने सैकड़ों लोगों को बिना मुकदमे के ही फांसी दे दी। उस जमाने में
एक बेहतरीन हिंदू इतिहासकार दिल्ली में रहा करते थे, दुर्गादास बंदोपाध्याय। वो अपनी किताब में लिखते हैं, मैं उनकी किताब से एक पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं। ये इलाहाबाद में थे जब 1857 की बगावत हुई, वो इलाहाबाद में थे। वो लिखते हैं, इलाहाबाद के चारों ओर 1857 के बाद कई सालों तक एक झाड़ नहीं मिलता था। 1857 के चारों ओर, इलाहाबाद के चारों ओर 1857 के बाद कई सालों तक एक झाड़ नहीं मिलता था, क्योंकि मरने वालों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि या तो वो लकड़ी कब्र में पट्टा बना के लगा दी गई या चीता पर लकड़ी बनाकर जला दी गई। क्या आप सोच सकते हैं कि वो क्या जुल्म और सितम होगा कि झाड़ इलाहाबाद से खाली हो गए, या वो कब्रों में तख्ते बनकर लग गए, या चिताओं पर लकड़ी बनकर जल गए। ये 1857 की चीज थी। द टाइम्स अखबार उस समय इंग्लैंड से निकलता था। मेरे पास जनवरी 1861 की एक पेपर कटिंग है। असरा का एक बहुत अच्छा रूल है, हम जहाँ जाते हैं अपना लैपटॉप साथ लेके जाते हैं, ताकि कोई ये पूछे कि ये किताबों में किन पन्नों में है, तो वो पन्ने हम स्कैन करके अपने साथ लेकर चलते हैं। मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जो यहाँ नौजवान स्टूडेंट और स्कॉलर हैं वो मेरे पास आए और मेरे लैपटॉप में इन पन्नों को देखें। इस पेपर कटिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। द टाइम्स अखबार जो लंदन से निकलता था, उसमें करस्पॉन्डेंट का नाम रसेल है। ये रसेल ने अपने फ्रंट पेज पे द टाइम्स अखबार के लिखा है, अंग्रेज सरकार उलमाओं के दिल में हमेशा के लिए डर बिठाना चाहती थी, इसलिए नफीस उलमाओं को सूअर की चमड़ी में जिंदा सिया गया और सूअर की चर्बी के खिलाफ फतवा देने वाले मुस्लिम उलमाओं को जबरदस्ती पोर्क खिलाया गया। ये कुर्बानियां हैं जो आपके आलिमों ने दी हैं। ये कुर्बानियां हैं जिसे सुनकर दिल दहल जाता है। अगर आप इन किताबों को नहीं ढूंढोगे, नहीं पढ़ोगे, अपने बुजुर्गों की हिस्ट्री नहीं बचाओगे, तो दुनिया का क्या है। कोई अपने इतिहास को बड़ी मुश्किल से याद रखता है, कोई दूसरे के इतिहास को क्यों याद रखे। और जिस कौम को अपनी तारीख की परवाह नहीं, डॉक्टर डोंगरे साहब बड़ा अच्छा कहते हैं, जिस कौम को अपनी तारीख की परवाह नहीं, तारीख को उस कौम की परवाह नहीं। अगर आप अपनी तारीख को मिटा दोगे तो तारीखों से आपको मिटा दिया जाएगा। सर जेम्स आउट्रम और एडवर्ड टिमस ये राइटर हैं एक किताब के। उस किताब से मैं एक लाइन पढ़ना चाहता हूं, सिर्फ एक लाइन। जिन 51,200 लोगों को फांसियां हुई, उसमें उल्मा, अभी मुसलमान भी नहीं कह रहा हूं, मुसलमानों में ऊंची कैटेगरी उल्मा कह रहा हूं, जिन 51,200 लोगों को फांसियां हुई 1859, 60 और 61 में, उनमें उलमाओं की तादाद सिर्फ 27,000 थी। यानी सिर्फ उलमा 27,000 से ज्यादा थे। 51,200 लोगों को फांसियां हुई। लोगों, इतिहास में आपका रिकॉर्ड है जो दम तोड़ रहा है। ग्रोवर एंड ग्रोवर की एक बुक है, उसमें वो लिखते हैं, भगत सिंह को एक अंग्रेज ने पूछा, भगत, और भगत सिंह का जब नाम आता है तो हमारे जितने नौजवान होते हैं जो हिस्ट्री को जानते हैं, जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं, भगत सिंह एक ऐसी शख्सियत है क्रांतिकारियों में जो हर एक के दिल के बहुत करीब है। हमारे चेहरे खिल जाते हैं, मुस्कुराहट आ जाती है कि भगत का नाम आया है। भगत सिंह ये एक ऐसी शख्सियत है, उनसे एक अंग्रेज ने, उन पर मुकदमा चल रहा था, तो भरे कोर्ट में भगत से कहते हैं, दिस पीपल रूल्ड यू फॉर मोर देन 800 ईयर्स। इन्होंने तुम पर 800 साल हुकूमत की, तुमने कभी बम नहीं फेंका। हमें आए 150 साल हुआ है और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह तुमने बम फेंक दिया। भगत सिंह मुस्कुरा के कहते हैं, सर बम में ना छर्रा था ना केमिकल थे, हम आपको मारना नहीं चाहते थे। जज ने कहा तो फिर बम क्यों फेंका? कहा बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। भगत सिंह से कहा कि 800 साल इन्होंने तुम पे राज किया, कभी बम नहीं फेंका। कहा सर कैसा राज किया? ऐसा राज किया कि हमारे देश का नाम सोने की चिड़िया पड़ गया। ये सोने की चिड़िया की चहक है जो आपको 7 समुंदर दूर से खींच कर लाई।
और 150 साल आपने कैसा राज किया, एक लाइन में बताना चाहूं। और भगत गजब के विद्वान थे। द्वारकादास लाइब्रेरी है, कहां पर, लाहौर में। कभी कोई पाकिस्तान जाए तो इस लाइब्रेरी से होकर जरूर आए। वहां पर 3000 किताबें ऐसी हैं जिसके हर पन्ने पे भगत का एक नोट लिखा हुआ है। भगत सिंह इतना पढ़ते थे। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा, बच्चों पढ़ो, एजुकेशन इज एवरीथिंग। भगत कहते हैं 150 साल आपने कैसे राज किया। अगर एक लाइन में कहना चाहूं तो आपने एक स्पंज की तरह राज किया। ये स्पंज गंगा के किनारे से हीरे मोती चूस कर ले जाता, और जब इसे थेम्स, लंदन में नदी है, थेम्स के किनारे निचोड़ा जाता तो दौलत बरसने लगती। ये जो दौलत आप यहां से भिगा भिगा कर ले गए हैं, सारे कल कारखाने और औद्योगिक क्रांति उसी से आई है। और इन्होंने कैसा राज किया, इन पठानों और मुगलों ने इसे अपना घर बना लिया, इसी की धूल में अपने आप को मिला दिया, और जो पैसा यहां से लिया यहीं खर्च कर दिया। पेज नंबर है 169, बुक का नाम है ग्रोवर एंड ग्रोवर। आप भगत सिंह के इस बयान को वहां पढ़ सकते हैं। उस जमाने में एक ऐसा मैं आपको रेफरेंस देना चाहूंगा जिसको सुनकर फिर आपका खून चहक उठेगा। आज एक समुदाय विशेष इस पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन ये भी क्रांतिकारी थे, और क्रांतिकारी पूरे देश की अमानत होते हैं, इस पर किसी का कब्जा नहीं होता। मैं वीडी सावरकर की किताब लेना चाहूंगा। वीर सावरकर, वीडी सावरकर, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि 1857 की लड़ाई की एक बड़ी वजह यह थी कि राम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों की बेइज्जती की जाती थी, और मिलिट्री में प्रमोशन का सिर्फ एक तरीका था, वो था ईसाई धर्म में परिवर्तन। वीर सावरकर कहते हैं कि क्या आप जानते हैं 1857 में सबसे बड़ा, जिसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो कौन था? वो वीडी सावरकर जानते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप जानते हैं? कैन यू टेल मी इन 1857 Who was the greatest loser? सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ था? क्या आपकी जबान पे वो नाम है? वो थे आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। वीडी सावरकर लिखते हैं कि मैंने जॉन निकलसन की किताब से इस चीज को कॉपी किया है कि जॉन निकलसन ने लिखा कि हमने सवेरे बहादुर शाह पर यह जोर डाला कि आप नाश्ता करिए। बहादुर शाह ने कहा हमें खाने की तबीयत महसूस नहीं होती, क्योंकि रात को हमने उनकी आंखों में पॉइजनस ऑइंटमेंट लगाया था। पॉइजनस ऑइंटमेंट लगाने से वो हल्के हल्के नाबीना होना शुरू हो गए थे, क्योंकि इस्लामिक लॉ में एक अंधा इंसान राजा नहीं हो सकता। हमने जोर डाला, नहीं आप नाश्ता करिए। और जब उनके मर्जी के खिलाफ नाश्ता लाया गया तो लाल कलर के मखमल से ढके हुए 3 कटे हुए सर दिए गए। 2 उनके बेटे के थे, एक उनके पोते का था। ये जुल्म सितम जब आपने सहा है तो ये टॉपिक उठता कहां से है कि मुसलमानों का जंग आजादी में क्या योगदान। हमें थालों में सजाकर हमारे बच्चों का और पोतों का सर मिला है। हमने अपनी जंग आजादी में वो कुर्बानियां दी। यहां 1857 में जैसे ही नाम आता है, एक बार मैं आडवाणी जी के साथ था तो 1857 का रिवॉल्ट जैसे ही ये मुद्दा निकला तो उन्होंने तुरंत एक नाम लिया। वो नाम भी इतना प्यारा है कि उनसे मर्दों को इंस्पिरेशन मिलती है। वो नाम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, जिनके बारे में इतिहास ने बिल्कुल सही वर्ड में ये लिखा है कि खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी थी। ये इतिहास तो हम बचपन में पढ़ चुके अपनी किताबों में, लेकिन क्या आप इतिहास का एक पहलू और जानते हैं? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वीर सावरकर की किताब से पढ़ रहा हूं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के कमांडर इन चीफ का नाम मीर बख्शिस अली था। और ये मीर बख्शिस अली और रानी को जब निकाल दिया गया किले से, तो ये अपने झांसी के किले पे दोबारा कब्जा करना चाहते थे। तो मीर बख्शिस अली ने रानी को ये सजेशन दिया कि अगर मैं तोप से गेट को उड़ा दूं तो गेट के उस तरफ बहुत सारे अंग्रेजों को नुकसान होगा। रानी ने कहा आप जल्दी करिए, गेट को उड़ा दीजिए। तो मीर बख्शिस अली ने कहा रानी बस एक प्रॉब्लम है, गेट की एक तरफ मंदिर है और एक तरफ मस्जिद है।
गेट को उड़ाते समय इन दोनों में से किसी एक चीज को उड़ाना पड़ेगा। रानी ने बिना देर किए कहा, मीर बख्शिश अली आप मंदिर को उड़ा दीजिए। मीर बख्शिश अली खड़े हुए, अपने लोगों में खुतबा दिया, कहा है मुसलमानों, तुम्हारी मस्जिद को बचाने के लिए रानी ने मंदिर को उड़ाने का हुक्म दिया है। आओ अहद करे अल्लाह के नाम पर कि जब तक खून की आखिरी बूंद बाकी होगी हम रानी पर आंच नहीं आने देंगे। किताब में लिखा हुआ है कि पहले मीर बख्शिश अली मरे, उसके बाद झांसी की रानी भी मारी गई, वो भी शहीद हुई। अगर आप झांसी के किले में कभी घूमने जाएं और जैसे ही टिकट कटवा के किले में दाखिल होंगे तो सबसे पहले सामने एक बड़ का झाड़ है, उस झाड़ के नीचे मीर बख्शिश अली की दरगाह आज भी मौजूद है। आज यहां से जो बात होगी वो इतनी ऑथेंटिक होगी, चाहे गूगल से हो चाहे किसी किताब से हो, आप हर जगह से सर्च कर सकते हैं। मराठा हिस्ट्री का एक टुकड़ा आपको सुनाना चाहता हूं। मराठा राजा थे बहुत बहादुर, इनका नाम था नाना साहेब पेशवा। नाना साहेब पेशवा की हिस्ट्री महाराष्ट्र का हर बच्चा जानता है। ये नाना साहेब पेशवा की हिस्ट्री का एक पहलू जो आपको जानना चाहिए और आपके मुंह से दुनिया ने सुनना चाहिए, वो मैं आपको सुनाता हूं। किताब का नाम है मृदुला मुखर्जी एंड आदित्य मुखर्जी, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। उसमें लिखा है कि राजा नाना साहेब पेशवा की बागडोर, राणा साहेब पेशवा की लड़ाई की बागडोर उनके सेना नायक अजीमुल्ला खान के हाथ में थी। यानी वहां भी कमांडर इन चीफ, पहली शहीद औरत, वहां भी कमांडर इन चीफ मीर बख्शिश अली थे। और नाना साहेब पेशवा जिन्होंने लड़ाई इतनी बड़ी लड़ी कि आज तक इतिहास में उनका नाम मौजूद है, वहां भी कमांडर इन चीफ अजीमुल्ला खान थे। आइए मैं आपको एक ऐसी किताब दिखाऊं, जैसी किताब यहां बैठे स्टेज पर बैठे एजुकेटेड लोग समझ जाएंगे बस नाम सुनते ही। गजेट हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। किसी भी हिस्ट्री बुक के सामने अगर गजेट लग जाए तो इसका एक मतलब होता है ये सरकारी रिकॉर्ड है। मैं गजेट हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश के सब चैप्टर 37 हिस्ट्री ऑफ अयोध्या में आपको ले चलता हूं, जहां ये लिखा है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। वहां लिखा है 1857 में इनकलाब में अयोध्या में सबसे पहले इनकलाब का बिगुल फूकने वाले का नाम बाबा रामचरण दास था। जैसे ही इन्होंने इनकलाब का बिगुल फूका, बाबा रामचरण दास ने सबसे पहला इनका समर्थन करने वाले मौलवी आमीर अली थे। बाबा रामचरण दास और मौलवी आमीर अली इन्होंने मिलकर अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजाई, और जब इन्हें पकड़ा गया तो अंग्रेज चाहते थे कि इन्हें मिली सजा आने वाले नस्लों के लिए इबरत हो, लोगों की हिम्मतें टूट जाएं। क्या आप जानते हैं क्या सजा दी गई? किताब में लिखा है बाबा रामचरण दास और मौलवी आमीर अली, इन दोनों को एक फांसी के फंदे से लटकाया गया। फांसी का फंदा एक था, गर्दनें दो थी। एक बाबा रामचरण दास की थी और एक मौलवी आमीर अली की थी। कुछ आईएएस के स्टूडेंट हैं, वो आकर कहते हैं सर हिस्ट्री को बदला जा रहा है, हिस्ट्री को फाड़ा जा रहा है। मैं उनसे बड़ा मुस्कुरा के कहता हूं तुम पढ़ना शुरू करो। कोई हिस्ट्री को फाड़ सकता है लेकिन एक फांसी के फंदे के दो कैसे कर सकते हैं? हिस्ट्री में फांसी का फंदा तो वो एक ही था, लटकने वाले दो थे। एक का नाम बाबा रामचरण दास और एक का नाम मौलवी आमीर अली था। आज ये हिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है तो अयोध्या में एक बहुत मशहूर जगह है जहां इमली का झाड़ वो आज भी मौजूद है, उसे कुबेर का टीला कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उस कुबेर के टीले के पास इस हिस्ट्री को लिखकर एक बोर्ड में लटकाया हुआ है। आइए मैं आपको एक ऐसी अच्छा खान और शंभू प्रसाद शुक्ल की भी ऐसी कहानी है, लेकिन मैं आपसे ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपको उस जगह ले चलूं जिसे हांसी, हरियाणा में एक जगह है हांसी। वहां की हिस्ट्री है कि यहां पर दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था हुकुमचंद जैन और एक का नाम मुनीर बेग था। इस हिस्ट्री में लिखा है कि हुकुमचंद जैन और मुनीर बेग दोनों ने इतना डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, इतना लोहा लिया कि नाभा, कपूरथला, कश्मीर और पटौदी राजाओं की मदद से पकड़कर इन्हें अंग्रेजों को सौंपा गया। अंग्रेज चाहते थे हांसी की लोग हमेशा के लिए डर जाएं
उनकी हिम्मतें टूट जाएं, तो ऐसी अनोखी सजा आपको इतिहास के किताबों में कभी नहीं मिलेगी। हुकुमचंद जैन और मुनीर बेग को साथ लाया गया। हुकुमचंद जैन को उनके मजहब के खिलाफ जिंदा दफना दिया गया और मुनीर बेग को उनके मजहब के खिलाफ चिता पर जिंदा जला दिया गया। कहते हैं हमारी हिस्ट्री को मिटाया जा रहा है। अरे कैसे मिटाया जा रहा है? कोई नहीं मिटा रहा, ना मिटाया जा सकता है। कैसे मिटाओगे? एक फांसी के फंदे के दो टुकड़े नहीं किया जा सकते। हुकुमचंद जैन को चिता पर और मुनीर बेग को कब्र में दोबारा नहीं दफन किया जा सकता। अगर आप अपनी हिस्ट्री की परवाह करेंगे तो मैं वादा करता हूं दुनिया में किसी और को आपसे ये सवाल करने की जहमत ही नहीं पड़ेगी कि मुसलमानों का जंग आजादी में योगदान क्या है। इसी में मैं आपको एक बहुत प्यारी सी बात बताऊं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1857 में आपके बुजुर्गों ने बहुत किया। मैं आपके सामने एक बड़ा मजेदार किसी की स्पीच का एक टुकड़ा पढ़ना चाहता हूं। ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूं आपके सामने, ये किसी की स्पीच में लिखा हुआ है। आखिरी में बताऊंगा ये किसकी स्पीच है। मोतिहारी के लोगों, स्पीच का टुकड़ा पढ़ रहा हूं। मोतिहारी के लोगों, हमारे बीच एक ऐसा इंसान है जिसने गांधी जी की जान बचाई। इस इंसान का नाम बटक मियां अंसारी है। बटक मियां अंसारी को ये काम सौंपा गया था कि वो गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान दोनों टाइम खाना खिलाते रहे। अंग्रेजों ने बटक मियां अंसारी के सारे परिवार को एक साथ किडनैप कर लिया और उन पर यह दबाव बनाया कि बटक मियां अंसारी गांधी जी के खाने में पॉइजन मिला दे। बटक मियां अंसारी ने उनके दबाव में जब ये कदम उठाना चाहा तो ऐन गांधी जी के निवाला तोड़ने से पहले बटक मियां अंसारी ने उनके हाथ से छीन कर वो डिश फेंक दी। जब गांधी जी ने पूछा तो रोने लगे। कहा अंग्रेज उद्योगपतियों ने कल मेरे बच्चे की लाश भिजवाई है। अगर आज मैंने आपको पॉइजन नहीं दिया तो एक और परिवार से ऐसा होगा जिसकी लाश मुझे भिजवा दी जाएगी। बटक मियां अंसारी ने अपने परिवार की परवाह बिना किए गांधी जी के हाथ से वो पॉइजन भरा कटोरा छीन कर फेंक दिया। ऐ मोतिहारी के लोगों, मैं उस वक्त वहां मौजूद था और मैं आज आपके बीच राष्ट्रपति बनकर आया हूं और गांधी जी की जान बचाने वाले इस बटक मियां अंसारी को उसके एवज में 50 एकड़ जमीन मोतिहारी में देना चाहता हूं। ये जिसकी स्पीच का टुकड़ा है वो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने 1950 में बटक मियां अंसारी को जमीन का 50 एकड़ का टुकड़ा देना चाहा। लेकिन ये हमारा देश है और इस देश में तमाम महानता के साथ एक बात और भी बड़ी अच्छी है। जब तक बटक मियां गवर्नमेंट रिकॉर्ड में किसी ने आरटीआई को फाइल किया तब ये हिस्ट्री निकल कर आई, जो पहले पन्ने पे छपी द हिंदू अखबार के। तो किसी की आरटीआई में कि बटक मियां अंसारी को वो 50 एकड़ जमीन कब अलॉट की गई, तो लिखा है 1957 लग गए जमीन को अलॉट करते करते, तब तक बटक मियां अंसारी इस दुनिया में नहीं रहे। ये वो लोग हैं जिनसे हमारा खून आज भी जवां है, ये वो लोग हैं जिनसे हमारा खून आज भी जिंदा है। मैं आंख लाया बहुत सारा हूं, पर हमारे दोनों डॉक्टर्स को मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराना चाहता, इसलिए मैं आपके सामने दो बातें और रखना चाहूँगा, क्योंकि ये दो चीज़ें जो अगली मैं बताने जा रहा हूँ इसकी मिसाल पूरी हिस्ट्री में आज भी नहीं। पहले ये बताना चाहता हूँ कि मपीला ये वर्ड है केरला के मुसलमानों के लिए। आप ये जानते हैं कि मुसलमान इन्होंने इंडिया में दाखिल अफगानिस्तान की साइड से नहीं हुए। अब रिसर्च ने ये साबित कर दिया है कि पहले मुसलमान केरला में आए थे और इंडिया की सबसे पुरानी मस्जिद जब भी आप विकिपीडिया पे टाइप करेंगे तो वो केरला में मिलेगी, अफगानिस्तान में नहीं मिलेगी। केरला के इन मुसलमानों को मपीला मुसलमान कहा जाता है, मपीला मुसलमान। इन मपीला मुसलमानों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के बाद अंग्रेजों ने इन्हें बहुत जोर से कुचला, इतने जोर से कुचला
इतने जोर से कुचला कि क्या आप में से कोई बता सकता है जलियांवाला बाग में जनरल डायर की गोलियों से मरने वाले लोग कितने थे? 379। जलियांवाला बाग आता है, आज भी ये नाम आता है तो क्या आप इज्जत से हाथ बांधकर खड़े नहीं हो जाते? 379 निहत्थे औरतें, बच्चों और बूढ़ों पे गोलियां चलाई गई थी जलियांवाला बाग में। हम वो जब भी आता है हमारी आंखों में आंसू आ जाता है। आइए हिस्ट्री ले चलूं। लिखने वाले ऑथर ऐसे हैं जिनकी हिस्ट्री की किताबें कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जाती हैं। नाम बिपिन चंद्रा है, चैप्टर है 17th चैप्टर, उसका नाम ही मपीला रेबेलियन है। मपीला रेबेलियन में लिखते हैं कि मपीला मुसलमानों को गांधी जी का साथ देने के लिए 1921 में यह कीमत चुकानी पड़ी कि अंग्रेजों के रिकॉर्ड के मुताबिक 2337 मपीला मुसलमानों को फांसी दी गई। 2337 मपीला मुसलमानों को फांसी हुई थी। जलियांवाला बाग, वहां मरने वाले 379 थे। उसमें 379 में भी 58 मुसलमान थे, और यहां 2337 मपीलाओं को फांसी दी गई थी। मैं इनके जो लीडर थे उनका नाम था हाजी कुन मोहम्मद। मैं उनसे मिल चुका हूं। उन्होंने बताया है कि गैर सरकारी रिकॉर्ड में 45,404 मपीला का नाम है। लोगों, इसमें एक जगह थी बेल्लारी ट्रेन ट्रेजेडी। इस बेल्लारी ट्रेन ट्रेजेडी में यह हुआ था कि 127 मुसलमानों को, क्रांतिकारी मुसलमानों को बिना खिड़की वाली एक वैगन में भरकर थिरूर से बेल्लारी भेजा जा रहा था। बिना खिड़की वाली इस वैगन, छोटी सी वैगन थी, उसमें 127 मुसलमान भरे हुए थे। बीच का एक स्टेशन कोयम्बटूर पहुंचते पहुंचते 70 मुसलमानों ने दम तोड़ दिया, और इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है इनटॉलरेबल सफोकेशन, यानी असहनीय घुटन के वजह से ये मौत हुई। किसी और से शिकवा मत किया करो। अगर बेहतरीन स्कॉलर नहीं होते हिंदू, और बेहतरीन हिंदुइज्म को मानने वाले पढ़े लिखे लोग नहीं होते, तो तुम्हारी इन हिस्ट्रियों को अपनी किताबों में बचाने वाला भी कोई नहीं होता। ये उन्होंने रिसर्च की है, अपनी किताबों में दर्ज किया है, तो मैं आज पढ़ के सुना रहा हूं। हमने क्या किया है? हमने कभी पढ़ना चाहा है? हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहा? इसी तरह आखिरी इंसान जिसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहूंगा वो अशफाकुल्ला खान थे। ये अशफाकुल्ला खान एक बेहतरीन क्रांतिकारी थे। काकोरी में चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल का साथ देने की वजह से पहले इन्हें अंडमान निकोबार के काले पानी की सजा हुई और बाद में वहीं सूली से लटका दिया गया। अशफाकुल्ला खान से मिलने जब उनका परिवार पहुंचा तो वो बेतहाशा रोने लगा, और परिवार उत्तर प्रदेश में मिलने पहुंचा एक दिन पहले जब उन्हें काले पानी भेजा जा रहा था। अशफाकुल्ला खान ने उनके बहते हुए आंसुओं को देखा और देखकर आंसू पोंछते हुए कहा, ऐ मेरे घर वालों, तुम इन आंसुओं को रोक लो। क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है कि हर साल जब आजादी का दिन आएगा तो राम प्रसाद बिस्मिल, कन्हैया लाल और खुदीराम बोस के साथ उसी सांस में तुम्हारे भाई अशफाकुल्ला खान का भी नाम लिया जाए? अंग्रेजों ने काले पानी पे फांसी लगाने से पहले उनसे उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी। मुसलमान थे, और मुसलमानों को आज बिरयानी पसंद है, किसी जमाने में शेर लिखना बड़ा पसंद था। वो लिखते हैं, अंग्रेजों ने कहा, व्हाट इज योर लास्ट विश? मुस्कुराए, राम प्रसाद बिस्मिल की तरफ देखा, उनके बड़े गहरे दोस्त थे पंडित जी। कहा, पंडित जी, कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू ये है। कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू ये है, रख दो कोई जरा सी खाके वतन कफन में। अंग्रेजों ने कहा कि खाके वतन से क्या मुराद है? कहा, मैंने अपनी मां को चिट्ठी लिखी थी, उसने शाहजहांपुर की थोड़ी मिट्टी भेजी है। जब मुझे दफनाना तो मेरे कफन में शाहजहांपुर की वो मिट्टी रख देना। गांधी जी से पूछा गया दांडी मार्च के वक्त
कहा गांधी जी अगर अंग्रेज आपको डांडी मार्च पूरा होने से पहले गिरफ्तार कर ले तो आपकी जगह कौन लेगा? इतिहास में नाम दर्ज है, गांधी जी ने कहा अगर डांडी पहुंचने से पहले मुझे अंग्रेज सरकार गिरफ्तार कर ले तो मेरी जगह अब्बास तैयब जी लेंगे। और गांधी जी कहते हैं अब्बास देखना जब मैं जेल चला जाऊं तो तुम्हारे मुट्ठी से नमक ना छूटे। अब्बास तैयब जी, इनका नाम हिस्ट्री से मिटाना आसान है, लेकिन घर जाकर वादा करिए आप पहली चीज जो गूगल पे टाइप करेंगे वो ये होगा किस्सा ख्वानी बाजार। किस्सा ख्वानी, KHWANI, किस्सा ख्वानी बाजार, ये पेशावर में एक जगह है। इस किस्सा खानी बाजार को जैसे ही आप गूगल पे टाइप करेंगे एक तस्वीर निकल कर आएगी। 1932 में गांधी जी को नमक आंदोलन के लिए अरेस्ट किया गया तो हजारों की तादाद में पठान निकल कर आए और खड़े हो गए। इतनी हजारों की तादाद देखकर अंग्रेज डर गए और अंग्रेज पेशावर से भाग गए। 2 दिन बाद वो गढ़वाली रेजिमेंट लेकर लौटे तो किस्सा खानी बाजार में सारे के सारे पठान टस से मस नहीं। गढ़वाली रेजिमेंट से कहा इन पर गोलियां चलाओ। गढ़वाली रेजिमेंट के जवानों ने बंदूकों को लोड किया, देखा सबसे सामने की सफ में पठानों के बच्चे लगे हुए हैं और उन बच्चों के बीच उनका लीडर खड़ा था, उसका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। अंग्रेज ने कहा कि ये खान अब्दुल गफ्फार खान, हथियार तो पठानों का जेवर होते हैं, तुम्हारे हथियार कहाँ है? कहा हमने गांधी से वादे के चलते अपने जेवर को उतार के फेंक दिया। कहा गांधी से वादा किया है, हथियार तो छोड़ो हाथ तक नहीं उठाएंगे। ये फोटो, वहां जमा लोगों की फोटो आज भी गूगल और विकिपीडिया पे मौजूद है। सामने की 2 सफ में बच्चे खड़े हैं और पीछे हजारों की तादाद में पठान खड़े। फिर अंग्रेजों गढ़वाली रेजिमेंट ने अपनी बंदूकें लोड की। इससे पहले गोली चलाती, गढ़वाली रेजिमेंट ने बंदूक ये कहकर फेंक दी हमारे देश में एक जलियांवाला बाग काफी है, निहत्तों पे हम गोली नहीं चलाएंगे। अंग्रेजों ने खुद साख्ता बंदूकें उठाई, 207 लोग मारे गए। आप जानते हैं भारत सरकार ने उन्हें क्या इज्जत दी है खान अब्दुल गफ्फार खान को? मरणोपरांत यानी मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार से संवारा। खान अब्दुल गफ्फार खान का टाइटल है सीमा अंत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी। उनको जो प्लाक मिला था भारत रत्न पुरस्कार, ये जो इंडिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, उन्हें दिया गया जबकि वो अफगानी थे, पर अफगानिस्तान उस वक्त इंडिया का हिस्सा था। उस प्लाक में से मैं पढ़ता हूं, उस प्लाक पे भारत सरकार ने क्या लिखा है। उस प्लाक में ये लिखा हुआ है कि किस्सा ख्वानी बाजार के दिन अपनी बहादुरी, दिलेरी और गांधी जी से चलते वादे के मुताबिक हिंसा के विरोध में अपने हथियारों को फेंक देने की वजह से और 90 साल की अपनी जिंदगी में से 45 साल जेल में गुजारने की वजह से सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत सरकार भारत रत्न से नवाजी। क्या आप जानते हैं आपके बुजुर्गों का इतिहास क्या है? अगर मैं बोलता रहूं तो सारी रात खत्म हो जाए, इतिहास की किताबें आपके सामने खोलता रहूं तो शायद आपकी जिंदगी कम पड़े। इतना बड़ा योगदान आज़ादी की लड़ाई में आपका है। ऐसा नहीं है कि आज़ादी की लड़ाई के बाद हमारा योगदान नहीं है। DNA ये एक न्यूज़पेपर है जो मुंबई में निकलता है, इसके आफ्टरनून एडिशन को टाइप करिए, उस पर लिखिए मीर उस्मान अली DNA। गूगल पे टाइप करके जैसे ही आप एंटर करेंगे अखबार की ये पेपर कटिंग खुलेगी जिसमें लिखा है 1965 में पाकिस्तान से हो रही लड़ाई के वक्त इंडिया के पास पैसे की कमी पड़ गई थी, तो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ये अपील करी थी और अपील कर कर ये कहा था कि ये लोगों आगे बढ़कर चंदा दो नेशनल डिफेंस फंड में। मीर उस्मान अली ये उस समय हैदराबाद के निज़ाम थे, ये वो कंबल ओढ़ा करते, हर साल अपने लोगों से कहते कि एक कंबल ऐसा खरीद के लाओ जो 5 रुपये में आ जाए। वो पूरा ढूंढते और कहते कि आपकी हैसियत को देखते हुए 5 रुपये का कंबल नहीं आता, तो हर साल वो कहते कि मुझे पुराना ही कंबल ओढ़ा दो।
उनसे जब लाल बहादुर शास्त्री की अपील को सुना तो उन्होंने फ़ोन किया लाल बहादुर शास्त्री से, कहा सर आई वांट टू मीट यू, आप हमारे हैदराबाद में आइए। कहा देखते नहीं, वार चल रहा है। कहा सर उसी के ज़िम्मन में मिलना है, मेरे पास फ़ोटो मौजूद है, आप असरा के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, मैं आपको वो फ़ोटो फॉरवर्ड करता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री हाथ मिलाते हुए मीर उस्मान अली से, क्या आप जानते हैं 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई के लिए इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा चंदा दिया गया था। 2015 तक वो रिकॉर्ड टूटा नहीं है। इंडिया का सबसे बड़ा चंदा मीर उस्मान अली ने 5000 किलो सोना दिया था। 5 टन सोना लाल बहादुर शास्त्री के हवाई जहाज में बेगम पेठ एयरपोर्ट हैदराबाद में लादते हुए फोटो डीएनए अखबार ने छापी है। और इस रिपोर्ट को अप्रैल की 13 तारीख 2015 को द हिंदू नेशनल अखबार है, उसने फ्रंट पेज पर इस हेडिंग के साथ छापा है, क्लोज फिस्ट ओपन हैंडेड मीर उस्मान अली। 5 टन यानी 5000 किलो सोना, ये वो चंदा है जिस चंदे को आज तक किसी ने क्रॉस नहीं किया। ये इस देश की हिफाजत के लिए दिया है। लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी किताब में लिखा है कि 1 साल बाद मैंने फ़ोन किया, उस्मान अली तबीयत ठीक है? तो उस्मान अली ने कहा हुजूर मैंने चंदे में सोना दिया था, जिन बक्सों में और संदूकों में भरकर वो सोना गया है वो मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी है, मैंने आपको संदूक नहीं दिए थे। आप सोना खाली कर चुके हो तो मेरे संदूकों को वापस भिजवा दीजिए। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि हमने उस संदूकों में एक लेटर रखवाया भारत सरकार की तरफ से और लिखा, ऐ उस्मान तुम वैसे सोने हो कि तुम्हारे संदूकों में क्या भर कर भेजा जाए ये भारत सरकार के भी दिमाग के परे है। ये मीर उस्मान अली भी आपके बाप दादा है। लोगों पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं जान पाओगे कि जय हिंद ये नारा लिखने वाला आंध्र प्रदेश के एक मुसलमान थे, उनका नाम मोइनुद्दीन हसन हक था। लोगों पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे कि जिस प्लेन क्रैश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मारे गए उनके साथ मरने वाले कर्नल हबीबुर रहमान थे। लोगों पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारे बुजुर्गों ने क्या क्या इतिहास में लुटाया है। किसी और की कोई गलती नहीं है, उल्टा मुसलमान कौम को हिंदू कौम का कर्जदार होना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री को उन्होंने किताबों में बचा कर रखा। हमने अपनी हिस्ट्री के लिए कुछ नहीं किया। वक्त काफ़ी हो चुका है, मैं इस बात को अपनी यहीं ख़त्म करता हूँ और प्रोग्राम के बाद मैं घर नहीं जाने वाला, मैं यहीं बैठा हूँ। आप आके मुझसे ये सबूत देख सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया।